हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। दीपावली का फेस्टिवल हमारे सर पे है। होपफुली आप सभी लोग बहुत ही एक्साइटेड होंगे और तरह तरह के आप अपने लिए कपड़े और ढेर सारी घरों में तरह तरह की मिठाइयाँ। इस बार तो मतलब दीपावली में इस बार क्या हर बार यही होता है कि इतनी मिठाइयाँ बनती हैं कि लास्ट में मन भर जाता है मिठाइयाँ खाने से, है ना। तो उन मिठाइयों के साथ धीरे धीरे हम लोग अपने स्टडीज को भी कंटिन्यू करेंगे। और आज जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि फ्लोटेशन चैप्टर के पहले हम लोग कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन फिनिश करेंगे, इसके बाद फिर न्यूमेरिकल्स की तरफ चलेंगे। हालांकि इस चैप्टर में न्यूमेरिकल्स बहुत कम है जो कि डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी से रिलेटेड ही है। चलिए, तो आज के छोटे से सेशन में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो कि रिलेटेड है हमारे लॉ ऑफ फ्लोटेशन तक। ओके, डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी के न्यूमेरिकल विद कांसेप्ट एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन किसी नेक्स्ट सेशन के लिए रखेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं सेशन को। देखो, सेशन में आपको पहला क्वेश्चन क्लियरली दिख रहा होगा कि पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कहता है गिव एनी टू एग्जाम्पल वेयर आर्किमिडीज प्रिंसिपल इज अप्लाइड। ऐसे दो आपको एग्जाम्पल बताने हैं जहां पर आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या हो, अप्लाई हो। तो स्टूडेंट, आपने पढ़ रखा है कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल अप्लाइड ऑन लैक्टोमीटर एंड हाइड्रोमीटर ऑल्सो। ठीक है, तो आप पहला एग्जाम्पल लैक्टोमीटर का दे सकते हैं, दूसरा एग्जाम्पल आप हाइड्रोमीटर का दे सकते हैं। ये एक ऐसी डिवाइस है, लैक्टोमीटर प्योरिटी ऑफ द मिल्क और हाइड्रोमीटर डेंसिटी ऑफ द वाटर प्लेस टू प्लेस ये बताता है। ठीक है, इसके बाद दूसरा आप क्या लिख सकते हैं, इसमें दूसरा आप लिख सकते हैं, पहले मैं आपको बता दूं कि दूसरी चीज क्या लिख सकते हैं आप, शिप्स की, शिप हो गया, ठीक है, ये एस बना हुआ है, ठीक है, शिप्स और सबमरीन्स। सबमरीन्स का जो डिजाइन किया जाता है ना, और सिर्फ ये ही नहीं, ये तो केवल एक ही तरह का ट्रांसपोर्टेशन हुआ वाटर में चलने वाला। इस हमारे पास जो प्रिंसिपल है, इस प्रिंसिपल को लेकर के एरोनॉटिकल जो भी हमारे डिवाइसेस होते हैं, जैसे मैं बात करूं प्लेन्स की, इनकी भी डिजाइन जो है आर्किमिडीज प्रिंसिपल के हेल्प से की जाती है। तो पहला यूज हम लोग इसका यूज करते हैं लैक्टोमीटर हाइड्रोमीटर में, दोनों अलग अलग डिवाइसेस हैं, आप अलग अलग यूज ले सकते हो। और दूसरा होता है शिप सबमरीन को डिजाइन करने में। थर्ड यूज क्या होता है, हालांकि उसमें सिर्फ दो लिखने थे लेकिन मैं तीसरा बता दूं, आप किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी, राइट, आप इस प्रिंसिपल के थ्रू हेल्प आउट, इस प्रिंसिपल की हेल्प से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए, तो होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करेंगे कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या होगा। थोड़ा फटाफट करेंगे क्योंकि इतना टफ है नहीं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, केवल कंसेप्ट पकड़ने। देखो, मैंने सबके सामने कुछ ना कुछ ईयर्स लिख रखे हुए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ इतने में आया है, ये 4-5 सालों में आया है, लेकिन मेरे इस ब्रैकेट से बाहर जा रहा था तो मैं इसलिए केवल 1 या 2 डाल देता हूं। ठीक है, तो क्या है, कहता है एन ऑब्जेक्ट ऑफ वेट, एन ऑब्जेक्ट ऑफ वेट 200 न्यूटन। वेट बोले तो फोर्स है ना, वेट बोले तो फोर्स कितना है, 200 न्यूटन। फिर क्या कहता है, कहता है फ्लोटिंग इन अ लिक्विड। ठीक है, एक लिक्विड फ्लोट कर रहा है। What is the magnitude of the buoyant force acting on it? इसके ऊपर जो buoyant force एक्ट कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास लिक्विड भरा हुआ है और इसमें हमने कोई ऑब्जेक्ट डाल रखा है जिसका हमारे पास जो वेट है वो कितना है, 200 न्यूटन का है। तो बताओ इस ऑब्जेक्ट में लगने वाला बायोन्ट फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो बायोन्ट फोर्स का मैग्नीट्यूड बताने के लिए हम लोगों ने एक प्रिंसिपल पढ़ा था जिसका नाम था आर्किमिडीज प्रिंसिपल। और वो प्रिंसिपल क्या था, वो प्रिंसिपल था कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को पार्शियली या कंप्लीटली आप किसी भी फ्लूइड में इमर्ज कराते हैं ना स्टूडेंट्स, तो जितना वेट ऑफ जितना मैं कहता हूं वाटर डिस्प्लेस होगा उतना ही बायोन्ट फोर्स होगा। और वाटर डिस्प्लेस कितना होगा, वाटर डिस्प्लेस होगा जितना क्या होगा, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट होगा या वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट कह सकता हूं। तो देखो, फोर्स ना, ये भी मैं लिख सकता हूं कि जो फोर्स हमारे पास हम लगाएंगे किसी एक ऑब्जेक्ट पे, उतना ही दूसरा ऑब्जेक्ट हम पे फोर्स लगाएगा। एकदम शॉर्टकट मेथड है ये। तो अगर 200 न्यूटन का फोर्स आप पानी में लगाओगे तो, या किसी फ्लूइड में लगाओगे, तो फ्लूइड भी आपको 200 न्यूटन का फोर्स देगा ड्यू टू एक्शन रिएक्शन। तो मैंने लिख दिया कि जो हमारे पास बायोन्ट फोर्स होगा वो भी कितना होगा, 200 न्यूटन का होगा। बताओ कितना सिंपल है। हो सकता है थोड़ा समझने में देरी लगे, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन हैं जो आपको 1 मार्क्स को दिलाने में बहुत आसान हेल्प करेंगे। और ऐसे कोई भी मैग्नीट्यूड बदल सकता है, 400, 300, 600, है ना। ठीक है, होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि आप अगर कभी वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट के बराबर फोर्स पूछता है तो इट इज ऑलवेज इक्वल, राइट। चलो देखते हैं फिर
अगला क्वेश्चन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। चलो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? कहता है डिफाइन अपथ्रस्ट और बायोन्ड फोर्स। बायोन्ड फोर्स को डिफाइन करो, अपथ्रस्ट को डिफाइन करो। तो मुझे लगता कि अब आपको ये डिफाइन करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हम लोगों ने पिछले क्लासेस में, अरे पिछले क्लासेस से याद आया, अगर आप में से किसी भी व्यक्ति, किसी भी बच्चे ने पिछली क्लासेस हमारी नहीं देखी है तो पहले ना फटाफट जाके वो क्लासेस देख लो। बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में पूरा चैप्टर फिनिश किया है हम लोगों ने, और फिर इसके बाद ये क्वेश्चन आप देखिए तो फिर आपको इनके आंसर सुनने में, और अगर आप कॉपी पेन लेके बैठे हो तो लिखने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। और आप जैसा कि पैटर्न में बता रहा हूं, इसी पैटर्न में अगर आप एग्जाम में लिखते हैं तो फिर आपको इसमें फुल मार्क्स लाने में कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, तो स्टूडेंट जरा देखिए क्या कहता है। कहता है डिफाइन अपथ्रस्ट और बायोन्ड फोर्स। ठीक है, तो अगर बेसिकली आप में से किसी बच्चे को ना पता हो तो मैं बता दूं, बायोन्ड फोर्स और अपथ्रस्ट फोर्स ये दोनों एक ही हैं। ठीक है, और ये कौन लगाता है? फ्लूइड लगाता है। कैसा लगाता है? अपवर्ड लगाता है। चलो अब इसकी डेफिनेशन पे आते हैं सीधे। When any object, मैं लिख देता हूं बायोन्ड फोर्स क्या है, तो आपको यहां पर लिखना पड़ेगा BUOYANT, बायोन्ड फोर्स। ठीक है, इसके बाद फिर आपको लिखना पड़ेगा क्या? When any object is emerge in liquid, या फ्लूइड भी लिख सकते हैं इसकी जगह, लिक्विड, पार्शियली, कंप्लीटली और पार्शियली। ठीक है, कंप्लीटली और पार्शियली, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, समझ लीजिएगा। देन दिस फ्लूइड, दिस लिक्विड अप्लाइज एन अपवर्ड फोर्स, applied an upward force is called upthrust or बायोन्ड फोर्स। होपफुली आप लोग लिख लेंगे। ऐसे ही आपको लिखना है, ये अपनी खुद की लैंग्वेज है, ये किताब की लैंग्वेज नहीं है। आप अपनी लैंग्वेज में जैसा आपको समझ में आया हो वो लिख सकते हो, आपको मार्क्स फुल मिलेंगे। हालांकि किताब की लैंग्वेज में लिखोगे तो समझ जाता है एग्जामिनर कि अरे तो रट्टा मार के बैठा हुआ है, और रट्टाफिकेशन का तो वैसे भी कोई फ्यूचर नहीं है, राइट। तो साइंस में हमें क्या करना है? समझना है और अपनी ओन लैंग्वेज चूज करके उसको लिखना है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है, अपनी लैंग्वेज में लिखने का इंपैक्ट कुछ दूसरा होता है। चलो हम लोग अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 4। चलो अब इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं एग्जाम में। तो एक क्वेश्चन सॉल्यूशन उसका, क्वेश्चन 1, इसके पैटर्न 3-4 और सॉल्यूशन 1। कहता है व्हाई डू बिल्डिंग्स हैव वाइड फाउंडेशंस। अच्छा, कभी बिल्डिंग देखी? बुर्ज खलीफा का तो नाम सुना होगा, एक गाना भी है, तो दिला दे मुझे बुर्ज खलीफा, राइट, ऐसा है ना। चलो ठीक है, तो बुर्ज खलीफा में आपने देखा होगा जो उसका बेस है वो वाइडर है, फिर उसका ऊपर थोड़ा सा नैरो है, फिर उसके ऊपर थोड़ा सा नैरो है, फिर उसके ऊपर ऐसा नैरो, ऐसे बनाया गया ना। मतलब जो बेस है वो वाइडर क्यों बनाया गया? यही तो पूछ रहा है कि जो फाउंडेशन है, व्हाई वी यूज द वाइडर डिजाइन फॉर द फाउंडेशन, राइट। तो मैं आपको बता दूं बच्चा पार्टी कि देखो जितना डेप्थ बढ़ती है, देखो जरा समझो, बहुत खास बात है ये। देखो ऐसा है कि जो हमारे पास प्रेशर होता है ना, उसका एक फॉर्मूला होता है ρGH। इसका मतलब कि जो प्रेशर है वो किस पे डिपेंड करता है? हमारे पास एक तरह से फोर्स समझ लो यार, यहां पर क्या समझ लो? फोर्स समझ लो। ठीक है, यहां पर क्या समझो? फोर्स। ठीक है, जो फोर्स है पहली चीज तो किस पे डिपेंड करता है? पहली चीज डिपेंड करता है हमारे पास डेंसिटी में, दूसरा किस पे? ग्रेविटी में, और तीसरा डेप्थ में। आप जितना डेप्थ में जाओगे, जितनी भी डेप्थ में जाओगे, मैं कहता हूं कि आप मान लो आप डेप्थ में जा रहे हैं, मैं कहता हूं कि आप लोग कहां जा रहे हैं? डेप्थ में जा रहे हैं। सपोज एग्जांपल, आप कहां जा रहे हैं? ठीक है, आप जितनी डेप्थ में जाओगे उतना प्रेशर क्या होगा? इंक्रीज होगा। डेप्थ इंक्रीज करोगे तो प्रेशर उतना ही ज्यादा क्या होगा? इंक्रीज होगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो जो बड़ी बिल्डिंग्स हैं, तो जितनी हाइट बनाओगे उतना ही ज्यादा बेस में प्रेशर इंक्रीज होगा। तो उस प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए हम लोग जो बेस है ना उसका एरिया वाइड बनाते हैं, चौड़ा बनाते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने पढ़ रखा हुआ है क्या कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया, राइट। तो एरिया जितना ज्यादा होगा, प्रेशर उतना क्या होगा? कम होगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो ये क्वेश्चन तो क्लियर हो गया। अब इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन और बनते हैं। पहला
कि ऑलवेज जो हमारे पास ब्रिज होते हैं, जैसे गंगा ब्रिज का नाम सुना होगा, हम लोग उसको मस्ती में बोलते हैं, कन्फ्रिये में लैंग्वेज में गंगा बैराज, राइट। तो गंगा ब्रिज जो आपने सुना होगा, उसमें जो बेस है, जो फाउंडेशन है, ऑलवेज कोई भी ब्रिज हो तो उस ब्रिज का जो फाउंडेशन है वो वाइडर क्यों बनाया जाता है? क्योंकि जो वाटर लेवल है उसका प्रेशर अगर इंक्रीज होगा, जैसे जैसे आप डेप्थ में जाओगे उसका प्रेशर इंक्रीज होता जाएगा, और प्रेशर इंक्रीज होगा तो एरिया बढ़ा देंगे तो प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। बात समझ में आई? तो आंसर इसका भी सेम है। किसी भी बिल्डिंग का नाम लेके, किसी भी ब्रिज का नाम लेकर क्वेश्चन पूछ सकता है, तो पैटर्न एक है। आप जितना डेप्थ में, मतलब हाइट, मतलब नीचे की तरफ जाओगे उतना प्रेशर इंक्रीज होगा। और एरिया क्यों वाइड बनाते हैं? क्योंकि हम लोग इस प्रेशर को ओवरकम करने के लिए एरिया हमने वाइडर बना दिया, तो यही प्रेशर जो कि बहुत ज्यादा हो गया था वो कम हो जाएगा। ठीक है, चलो आइए मूव करते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। होपफुली आप एंजॉय कर रहे होंगे सेशन को, क्योंकि बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं, और अगर आप नहीं इसको समझ में आ रहा तो नोट करते चलिए, रिवाइज करोगे बार बार समझ में आ जाएगा। कहता है व्हाई एन आर्मी टैंक वेटिंग मोर देन 1000 टन्स रेस्ट अपॉन अ कंटिन्यूअस चेन। भाई जो आपने टैंक तो देखे ही होंगे, बहुत सारे ऐसे गेम है जिसमें टैंक बने रहते हैं। इसके अलावा आपने बहुत बार शॉर्ट्स देखे होंगे कि ये इंडिया का टैंक है, ये इसका टैंक है, फाइट हुई तो इंडिया वाला जीत गया। भले ही कोई भी जीते बट जीतते हम लोग ही है, क्योंकि हम इसको शॉर्ट बनाना है। ठीक है, खैर, तो अब बताओ वो टैंक में आपने देखी होगी चैन लगी रहती होगी, चैन। अच्छा, बॉर्डर मूवी देखी ना? अगर नहीं देखी तो कोई बात नहीं। तो चैन लगी रहती है वाइडर, उसके जो टायर्स होते हैं बहुत पतले होते हैं। अब वो 1000 टन का लिखा है, 1000 टन, इतना भारी भरकम अगर पतले पतले पहियों में चलेगा तो वो तो जमीन के अंदर चला जाएगा, घुस जाएगा, मूव नहीं कर पाएगा, राइट ना? तो उस प्रेशर, क्यों? क्योंकि वी से बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहा है, बहुत ज्यादा उसका वेट है जिसकी वजह से प्रेशर आ रहा है। तो उस प्रेशर को ओवरकम करने के लिए, एज वी लर्न इन द प्रीवियस क्वेश्चन दैट प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया, सो उस प्रेशर को ओवरकम करने के लिए वी हैव टू मेक वाइडर व्हील्स, बट व्हील्स तो पतले होते हैं, सो वी माउंट द चेन ऑन द व्हील्स, ताकि प्रेशर क्या हो हमारा डिक्रीज हो जाए, एरिया वाइड कर दिया हम लोगों ने। क्लियर? सो दैट्स व्हाई वी रेस्ट अपॉन अ कंटिन्यूअस चैन ऑन द 1000 टन वेट वाले आर्मी टैंक। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या कहता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है विच विल एक्सर्ट मोर प्रेशर। अब इनमें से ऐसा कौन है जो ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगा? लेकिन इसके पहले जरा समझ लीजिए, ये लिखा हुआ है 4 डांसिंग क्लब, ये लिखा हुआ है 4 मीटर स्क्वायर, 4 मीटर स्क्वायर, और ये लिखा हुआ है 10 मीटर स्क्वायर। ये क्या लिखा हुआ है बच्चा पार्टी? ये लिखा है 10 मीटर स्क्वायर। थोड़ा सा फॉल्ट हो गया था लिखने में, ठीक है। तो लिखा है गिव रीजन। तो पहले तो हमें इसे फाउंड करना पड़ेगा कि इनमें से कौन सा ऐसा प्रेशर है जिसमें ज्यादा, मतलब ऐसा कौन सी कंडीशन है जिसमें ज्यादा प्रेशर लगेगा। चलो हमने 2 कंडीशन ड्रॉ कर ली, कंडीशन नंबर 1 और कंडीशन नंबर 2। तो कंडीशन नंबर 1 के लिए हमारे पास कितना दिया था? 100 kg मास दिया हुआ है, 100 kg, और एरिया कितना गिवन है? एरिया गिवन है हमारे पास, किधर गया एरिया? एरिया है हमारे पास 10 मीटर स्क्वायर। कितना है? 10 मीटर स्क्वायर। क्लियर? इधर देखो कंडीशन नंबर 2, मास कितना दिया है? 50 kg। कितना है? 50 kg, 50 kg। और जो हमारे पास एरिया है कितना दिया हुआ है? एरिया दिया है 4 मीटर स्क्वायर, राइट। अच्छा, अब जरा देखो तो क्या है, 10 मीटर स्क्वायर है वो, ठीक है, 10 मीटर स्क्वायर। अब जरा देखो, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन में एरिया, ठीक है। बट यहां पर तो मास गिवन है, हमारे पास तो फोर्स है ही नहीं, तो इस मास को कन्वर्ट कर लेते हैं वेट में। एज वी ऑलरेडी नो दैट कि वेट इज इक्वल टू 4 क्या होता है हमारे पास? m इंटू में g। तो g हमने लेट कर लिया 10, या लेट कर लो 9.8। कैलकुलेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों एक जैसे लिए जाएंगे, ठीक है। तो हमने लिया, इस मास को वेट बदलेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास? 100 इंटू में 10, कितना आ गया हमारे पास? 1000 आ गया। और इधर इसको चेंज कर लिया हम लोगों ने, तो 550 इंटू में 10, तो कितना आ गया? 500 आ गया। ये क्या आ गया? वेट आ गया। क्या आ गया? वेट आ गया। चलो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो फोर्स की वैल्यू है 1000 और एरिया कितना है हमारे पास? 10। तो एक से एक कैंसिल हो, कितना बचा हमारे पास? ये 100 आ गया, 100 पास्कल, ठीक है। इधर देखो अब जरा, ये तो दोस्तों है 500, ये भी आ जाएगा। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन में एरिया, तो फोर्स है हमारे पास 500 और एरिया कितना है? 4 का,
है ना। चलो अब देखते हैं कितना आ जाएगा। तो 4 1 जा 4, यहाँ पर 1 कैरी आएगा, 4 2 जा 8 और 2 आएगा, तो 4 5 जा 20, कितना आया 125 आ गया। ये 1 कुछ नहीं, कैरी लिया था हमने, कितना गया 125 पास्कल। अब बताओ कि कौन से ऐसे कंडीशन है जिसमें प्रेशर ज्यादा लगा है। तो ऑब्वियस सी बात आपको दिखाई दे रहा होगा कि सेकेंड वाला जो कंडीशन था 4 मीटर स्क्वायर 50 kg मास, तो इसमें क्या है कि हमारे पास प्रेशर ज्यादा लग रहा है, तो दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, आपको लिखना पड़ेगा कि सेकेंड केस में ज्यादा लगेगा, क्योंकि देखो एरिया भी इसका कम है, एरिया इसका क्या है कम है, और एरिया कम तो प्रेशर ज्यादा। चलो रीजन आप ये लिख सकते हो। आगे देखो, अगर आपने पूरा नहीं सॉल्व किया, डायरेक्ट लिखा है, तो आपको मार्क्स मिलने के चांसेस थोड़े कम हो जाएंगे, इसलिए सॉल्व करके जरूर बताएं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? कहता है कि व्हेन वी जंप इनटू अ स्विमिंग पूल, अगर हम एक स्विमिंग पूल में जंप करते हैं तो कर जाओ भाई, अपना क्या जाता है, राइट? करोगे तो मजा आएगी, स्विम करोगे ठंडी लगेगी, पता चलेगा फिर। तो व्हेन वी जंप इनटू अ स्विमिंग पूल वी फील लाइटर। यार ये तो मैंने भी कई बार देखा है, जब भी कभी मैं स्विमिंग पूल में जाता हूं, हमारे गांव में एक नदी हुआ करती थी, तो पता है उस नदी में हम लोग कभी कभी बचपन में, अभी की बात नहीं, तो बुढ़े हो गए, तब जाया करते थे, तो फिर बड़ा मजा आता था, बड़ा हल्का हल्का फील होता था। ठीक है, तो इसका रीजन अब समझ में आया था जब हमने क्लास 9 करी थी, क्या कि अगर हम लोग स्विमिंग पूल जाते हैं तो लाइटर क्यों फील होता है, तो इसका रीजन है भाई, सिंपल सी बात है, ये पानी भरा हुआ है, मान लो स्विमिंग पूल है, और स्विमिंग पूल में भाई साहब आप क्या करते हैं, जंप लगाते हैं। तो वी नो दैट कि लिक्विड और फ्लूइड हैज टेंडेंसी, क्या होती है उसके पास, एक टेंडेंसी होती है। ये देखो आप जब स्विम कर रहे हो, एक फिगर देख के हंसना मत प्लीज। तो एक टेंडेंसी होती है फ्लूइड्स की कि इट एक्सर्ट्स एन अपवर्ड फोर्स दैट इज कॉल्ड बायोंड फोर्स, दैट्स व्हाई आवर वेट लाइकली बी फील लाइटर, राइट? तो यहां पर आपको लिखना पड़ेगा इसका आंसर डाल के, पहले लिखोगे कि व्हेन वी जंप इनटू अ स्विमिंग पूल वी फील लाइटर because as we know that कि every fluid exerted an upward force that is called buoyant force। ठीक है, तो इस रीजन से हम लोग कैसा फील करते हैं, लाइटर फील करते हैं, हल्का फील करते हैं। देखो नोट कर लीजिएगा, फिर बाद में कमेंट में एक बच्चा पिछली बार कह रहा था कि सर आप लिखते नहीं है बोर्ड में, केवल बोलते रहते हैं। तो दोस्त अगर समझ में आ रहा है तो अपनी लैंग्वेज में लिख लो, क्योंकि मेकिंग अ नोट्स इज अ वेरी गुड स्ट्रेटजी फॉर द अटेनिंग गुड मार्क्स, राइट? तो इसलिए स्ट्रेटजी अपनी से बनाओ, और ये नोट्स बनाने का जो आदत है आप लोग को डालनी चाहिए। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 8 की बात करता हूं मैं, क्या कहता हूं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है अकाउंट फॉर द स्टेटमेंट। एक ये स्टेटमेंट है, इसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, काम करना है। कुछ क्या करना है काम, जरा देखो। कहता है कि कैमल वॉक्स इजिली ऑन अ सैंड बट इट इज अ डिफिकल्ट फॉर अ मैन टू वॉक ऑन अ सैंड थ्रू अ कैमल इज मच हैवियर देन अ मैन। अच्छा भाई, कहता है कि अगर आदमी चलता है सैंड में तो उसको चलने में प्रॉब्लम होती है, जबकि कैमल तो आदमियों से ज्यादा हैवी होता है, फिर भी इजीली चल सकता है। तो आपने हिंदी में कभी पढ़ा होगा कि ऊंट को खाने के लिए 15 दिन की जरूरत नहीं होती, पीने के लिए 15 दिन की जरूरत नहीं होती, वो इजीली चल सकता है क्योंकि उसके मोटे गद्देदार पैर होते हैं। मींस उसके पैर जो वाइडर होते हैं, मोटे होते हैं, और ना उसके जो पैर होते हैं वो कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, जो रेत में, जो मोरंग में उसको चलने में हेल्प करते हैं। तो फिलहाल जो यहां पर कंसेप्ट है वो ये मतलब नहीं है कि मोटे और सॉफ्ट पैर होते हैं, यहां पर कंसेप्ट है कि वो 4 पैरों से चलता है, तो एरिया उसका ज्यादा हो गया, और एरिया ज्यादा हो गया तो प्रेशर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। और अगर अपने पैर से तुम कंपेयर भी करोगे कभी उसका ऊंट, तो ऊंट का पैर, अपने पैर से ऊंट को मत कंपेयर करना, अपने पैर से और ऊंट के पैरों को कंपेयर करना, कभी निकलते बैठते देखते रहना। तो देखना कि उसके बराबर 4 पैर बन जाएंगे उसके एक पैर में, तो एरिया बड़ा है, सिंपल सी बात है, प्रेशर कम लगेगा। तो इसका जो कंसेप्ट है वो क्या है, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया क्रॉस सेक्शन, सॉरी मतलब एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, जिसमें प्रेशर लगाना है। चलो आगे बात करते हैं हम लोग। ठीक है, बहुत स्पीड से बढ़ रहे हैं हम लोग, और शानदार मजा आ रही है मेरे को तो, क्योंकि बहुत कम समय पे हम लोगों ने काफी क्वेश्चंस कर लिए। कहता है अ शार्प नाइफ, देखो फिर से वही यार नाटक, कहता है शार्प नाइफ मोर इफेक्टिव देन द ब्लंट नाइफ। सिंपल सी बात है, अगर आपको चाकू से आलू काटना है तो अगर आप किसी ब्लंट नाइफ से काटोगे तो आप नहीं काट पाओगे, या थोड़ा सा टफ टास्क होगा उसको काटने में। जबकि एक शार्प नाइफ लेगो तो आलू है, अगर पीछे आपकी फिंगर है तो वो भी ले जाता है, कई बार आपको लग भी चुका है बचपन में। इसका रीजन क्या है कि जो शार्प नाइफ होता है ना, उसका जो एरिया क्या होता है, बहुत कम होता है। एरिया कम होता है तो प्रेशर इंक्रीज कर दिया, तो कम फोर्स में भी हमारे पास काम हो जाता है। ठीक है, अच्छा जैसे मैं आपसे बात करूं, आप सबने वैक्सीनेशन तो जरूर लिया होगा, राइट? कोविड के बाद तो वैक्सीनेशन में आपने उसकी निडल देखी कितनी पतली होती है।
तो जो इतनी पतली क्यों है, इतनी शार्प क्यों है, इतना मोटा नीडल लगाए ना, घुसा दें तुम्हारी बॉडी में, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, चोट लग जाएगी, हाथ फट जाएगा पूरा, राइट। तो पतली सी नीडल इसलिए होती है ताकि वो कम प्रेशर में कम फोर्स लगाने पर इजिली वो अंदर चली जाए, क्योंकि आप चाहे जितना कम फोर्स लगाओगे, एरिया कम है तो प्रेशर क्या हो जाएगा, ज्यादा लगेगा इन द कंपैरिजन ऑफ वाइडर ऑब्जेक्ट, राइट। तो यहां पर भी जो हमारे पास करेक्ट आंसर होगा ना बच्चे पार्टी, वो क्या होगा, वो होगा कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट। जैसे नाइफ हो गया या पिंस हो गया, थंबपिन हो गया, आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, एग्जाम में कोई भी एग्जांपल पूछेगा तो आपको एरिया वाला कंसेप्ट आपको याद होना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया है और आता ही रहेगा जब तक ये फ्लोटेशन आपके सिलेबस में है। कहता है कि स्टेट द आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं तो लॉजिकली अगर बात करूं तो इसमें हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन जो किया था वो इसी का था, स्टेट द आर्किमिडीज प्रिंसिपल, राइट। अब बात करते हैं हम लोग इसका एक्चुअल डेफिनेशन में। तो कुछ नहीं करना है, आपको पता है कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल ने क्या बताया था, इसने बताया था कि बायोंट फोर्स कितना लगेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बायोंट फोर्स हम निकाल सकते हैं। इट मीन दैट क्वांटाइजेशन किया था बायोंट फोर्स का, ठीक है। क्या बोला था, बोला था कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को पार्शियली या कंप्लीटली फ्लूइड में इमर्ज कराते हैं तो फ्लूइड जितना डिस्प्लेस होगा उसका वेट जो होगा वो बायोंट फोर्स के इक्वल होगा। मैं देखो लिख देता हूं, जितना वाटर डिस्प्लेस, वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस है ना, वेट ऑफ water displace is equal to the buoyant force applied by the fluid, ठीक है, applied by the fluid, ठीक है। मैं यहां लिख देता हूं weight of fluid is always equal to buoyant force, ठीक है। ये आप शॉर्टकट तैयार कर लो, आपको कभी नहीं भूलेगा। अब अगर मान लो ये 1 मार्क 2 मार्क के लिए आता है तो इतना काफी है, लेकिन अगर आपको 3 मार्क्स के लिए आता है तो आप एक एक्टिविटी भी इसमें आप परफॉर्म करके दिखा सकते हो, जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस सेशंस में किए हैं, ठीक है। चलिए, होपफुली आपने 10 क्वेश्चंस को एकदम मन से पढ़ा होगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, और कहीं मत जाइएगा क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम लोग करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स और कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस विद रिलेटेड टू द रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है। तो बाय बाय एंड हैप्पी धनतेरस फॉर टुमारो।